नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर डिक्री के बारे में। यानी कि आज हम कवर करने वाले हैं डिक्री से जुड़ी हर एक बात। तो डिक्री की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिक्री, फिर हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ डिक्री। उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं कोर्ट के ऐसे डिसीजंस जिनको डिक्री में कंसिडर किया जाता है, यानी कि डिक्री कहा जाता है। और उसके बाद हम कवर करेंगे कोर्ट के ऐसे डिसीजन जो डिक्री नहीं होते हैं, और इसी के साथ साथ लास्ट में कवर करेंगे काइंड्स ऑफ डिक्री। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिक्री की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिक्री। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC, decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regards to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। यानी कि दोस्तों, अगर डिक्री की डेफिनेशन की बात करें तो डिक्री को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है, जो कहता है कि डिक्री का मतलब होता है किसी एडजुडिकेशन के द्वारा। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन का मतलब होता है कोर्ट का डिसीजन, यानी कि जुडिशियल डिसीजन। तो अगर किसी कोर्ट के द्वारा कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया जाता है जिससे किसी पार्टी के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है जी, जिससे किसी पार्टी के राइट को निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिक्री। वहीं अगर हम बात करें कि किस राइट की बात की जा रही है, तो उसी राइट की बात की जा रही है जिसके लिए केस डाला गया है। और इसी में आगे बताया गया है कि डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है या फिर फाइनल भी हो सकती है। अब ये प्रिलिमिनरी और फाइनल क्या होते हैं, इनको हम आगे कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 बट शैल नॉट इंक्लूड। यानी कि अगर हम बात करें डिक्री की, तो डिक्री में अगर किसी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा रहा है वो भी इंक्लूड होगा, पर सिर्फ उन रिजेक्शन की बात की जा रही है जिनके क्वेश्चंस का जो डिटर्मिनेशन है, या ये कहें जिनके प्रश्न का जो निर्धारण है, वो CPC के सेक्शन 144 के अंतर्गत शामिल है। और इसी में आगे बताया गया है कि डिक्री में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। तो ऑप्शन ए है एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। यानी कि दोस्तों, अगर किसी ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील फाइल की गई है तो उस ऑर्डर को डिक्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल हो चुकी है, तो केस अभी बचा हुआ है। दूसरा, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। यानी कि अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है किस चीज़ के लिए, किसी प्लेंट में अगर कोई डिफ़ॉल्ट है तो उस डिफ़ॉल्ट के खिलाफ अगर कोई डिसमिस की गई है वो प्लेंट, तो उसको भी डिक्री कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको भी ऑर्डर ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो थी डिक्री की डेफिनेशन। इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें तो डिक्री कोर्ट का ऐसा डिसीजन होता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जिसके थ्रू पार्टीज जो होती हैं कोर्ट की, मतलब जो केस की पार्टीज होती हैं, उनके राइट्स को निर्धारित किया जाता है। तो ये होती है डिक्री। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए डिक्री। तो बेसिकली देयर आर 5 एसेंशियल्स ऑफ ए डिक्री। पहला, देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, यानी कि दोस्तों एडजुडिकेशन होना चाहिए। दूसरा, सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन अ सूट। इनको आगे भी हम क्लियर करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड, इट मस्ट हैव डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। फोर्थ है, सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ ए कंक्लूसिव नेचर। फिफ्थ है, देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन। इनको अच्छे से क्लियर करते हैं हम। पहला पॉइंट है एडजुडिकेशन, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट टू बी अ डिक्री देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। यानी कि भाई साहब पहले ही पॉइंट ने क्लियर कर दिया है कि कोर्ट के डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, कोर्ट का जो डिसीजन है उसको डिक्री में कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। यानी कि जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है उसका डिटर्मिनेशन जो हो रहा है, उसको निर्धारित जो किया जा रहा है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, जुडिशियल पावर के द्वारा, उसको हम कहते हैं एडजुडिकेशन। इफ देयर इज नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी मैटर इन डिस्प्यूट इट इज़ नॉट अ डिक्री। यानी कि अगर यहाँ पे जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो ये डिक्री में कंसिडर नहीं किया जाएगा। 10, अ डिसीजन ऑन ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर
or an order dismissing a suit for default of appearance of parties or dismissing an appeal for want of prosecution cannot be termed as decree in as much as they do not judicially deal with the manner in dispute. इसका मतलब दोस्तों कि अगर जुडिशियल डिसीजन जो है उसी को डिक्री कंसिडर किया जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का कोई ऑर्डर किया है कोर्ट ने तो उसको हम डिक्री में कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई किसी कोर्ट ने किसी केस को डिसमिस किया है पार्टी की नॉन अपीयरेंस की वजह से तो ये डिक्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट तो हुआ ही नहीं, अपीयरेंस ही नहीं थी। ठीक है जी। ऐसे ही अगर किसी अपील को डिसमिस किया जाता है तो भी वो डिग्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हमें एक चीज़ और समझनी है, यहाँ पर एडजुडिकेशन की बात बार बार की जा रही है। एडजुडिकेशन का मतलब है कि कोर्ट के द्वारा ही कोई ऐसा डिसीजन दिया जाना चाहिए जिससे पार्टीज के राइट को निर्धारित किया जा रहा है। अगर वो डिसीजन जो है वो कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो वो डिक्री कंसिडर नहीं किया जाने का। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर किसी ट्रिब्यूनल ने या किसी कमिश्नर ने कोई डिसीजन दिया है किसी केस में तो हम उसको डिक्री नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एडजुडिकेशन नहीं है, कोर्ट का डिसीजन नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें सूट की, तो दोस्तों सूट की अगर हम बात करें तो सीपीसी में सूट कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। एक केस आया था हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड, 1933 का ये केस था। इसमें प्रीवी काउंसिल ने सूट शब्द को डिफाइन किया, या ये कह सकते हैं कि सूट शब्द को बताया। प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा? द वर्ड सूट ऑर्डिनरी मीन्स एंड अपार्ट फ्रॉम सम कंटेक्स्ट मस्ट बी टेकन टू मीन अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। यानी कि अगर किसी सिविल कोर्ट में प्लेंट के थ्रू कोई सिविल प्रोसीडिंग प्रेजेंट की जाती है उसको हम सूट कहते हैं। दोबारा पढ़ूंगा इस लाइन को कि अगर किसी सिविल कोर्ट में कोई भी केस प्लेंट के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है जिसमें सिविल प्रोसीडिंग चलती है उसको हम कहते हैं सूट। दस एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। इट मीन्स दैट व्हेन देयर इज नो सिविल सूट देयर इज नो डिक्री। यानी कि दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा कि जब तक प्लेंट के थ्रू सिविल सूट फाइल किया जाएगा तभी डिक्री आएगी। तो सीधी सी बात है, सूट नहीं होगा तो डिक्री नहीं होगी। तो किसी भी कोर्ट में डिक्री पास होने के लिए सूट का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं थर्ड एसेंशियल ऑफ डिक्री, जो कि है राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। इस लाइन को शुरू करने से पहले, या ये कहें इस एसेंशियल को शुरू करने के पहले हमें तीन चीज़ें ध्यान देनी है। पहला राइट्स, दूसरा पार्टीज और तीसरा मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। तो जैसे कि हमने डिक्री की डेफिनेशन में पढ़ा था, द एडजुडिकेशन मस्ट हैव डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। यानी कि दोस्तों एडजुडिकेशन का काम क्या होता है? पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करना जो कि मैटर्स में कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए हैं। राइट्स कैसे? जो कंक्लूसिव राइट्स होते हैं पार्टीज के। ठीक है जी, जिसके लिए वो सूट फाइल किया गया, उन राइट्स की बात की गई है कि जिनके लिए वो सूट फाइल किया गया, जिसके लिए वो केस फाइल किया गया, उस राइट्स को डिटरमाइन करने का काम होता है किसका? एडजुडिकेशन का। दूसरा, द टर्म पार्टीज मीन्स पार्टीज टू द सूट, दैट इज प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। पार्टीज की अगर हम बात करें तो जो सूट की पार्टीज हैं यानी कि प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया है वो, और डिफेंडेंट यानी कि जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है वो। दस एन ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन बाय द थर्ड पार्टी हु इज ए स्ट्रेंजर टू द सूट इज नॉट अ डिक्री। यानी कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई एप्लीकेशन पे सुनवाई की है जो किसी थर्ड पार्टी ने फाइल की है जो उस केस की पार्टी नहीं है, तो उसको डिक्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक चीज़ हमें समझनी है गाइज कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है पार्टीज टू दी सूट, इसका मतलब जो दो पार्टीज हैं, जो प्लेंटिफ है प्लस जो डिफेंडेंट है, उनकी बात की गई है, किसी भी थर्ड पार्टी की यानी कि जो स्ट्रेंजर है उसकी बात नहीं की गई है। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। द एक्सप्रेशन मैटर्स इन कंट्रोवर्सी रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट विद रेफरेंस टू विच सम रिलीफ इज सॉट। तो कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो ये उस मैटर की बात की जा रही है जिसके लिए सूट फाइल किया गया है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए सूट तो फाइल किया गया है रिकवरी के लिए, ठीक है, और जज साहब ने बात कर रहे हैं वहाँ पे पोजीशन की, तो भैया जो मैटर कंट्रोवर्सी में है रिकवरी, उससे रिलेटेड अगर कोई पार्टीज़ को राइट को डिटरमाइन किया जाएगा एडजुडिकेशन के द्वारा, उसी को हम डिक्री कहेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये था थर्ड एसेंशियल ऑफ ए डिक्री। बात करते हैं फोर्थ एसेंशियल की, जो कि है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर, इन अदर वर्ड्स
द डिटर्मिनेशन मस्ट बी फाइनल एंड कंक्लूसिव एज रिगार्ड्स द कोर्ट विच पासेस इट. दस एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर विच डज नॉट डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज फाइनली इज नॉट अ डिक्री. बात करें फोर्थ एसेंशियल ऑफ डिक्री की, तो बात करता है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि जो डिटर्मिनेशन कोर्ट के द्वारा किया गया है, जो पार्टीज के राइट को कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है, वो फाइनल नेचर का होना चाहिए, कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए. अगर वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं है, उनसे पार्टीज का जो राइट है वो कंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसी के साथ साथ वो कोर्ट को डिस्पोज नहीं कर रहा है, कोर्ट को डिसाइड नहीं कर रहा है, केस को डिसाइड नहीं कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, केस को डिसाइड नहीं कर रहा है, और पार्टीज़ के राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं कर रहा है, निर्धारित नहीं कर रहा है, तो वो डिक्री कंसिडर नहीं की जाएगी, वो ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा. बात करते हैं फिफ्थ एंड फाइनल एसेंशियल ऑफ द डिक्री, फॉर्मल एक्सप्रेशन. भाई साहब, फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है? देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन. ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्म मस्ट बी कंप्लाइड विद. द फॉर्मल एक्सप्रेशन मस्ट बी डेलिब्रेट एंड गिवन इन द मैनर प्रोवाइडेड बाई लॉ. यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो उस मैनर में होना चाहिए, यानी कि जो कोर्ट एक्सप्रेशन दे रहा है, अपने जो एडजुडिकेशन जो है वो अपना एक्सप्रेशन दे रही है, वो उस मैनर में होना चाहिए जिसको लॉ के द्वारा निर्धारित किया गया है. अगर उस मैनर में नहीं है, मान लीजिए कोर्ट है, ठीक है, उसने पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन भी कर दिया, उससे कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन भी आ गया, पर वो किस मैनर में है? वो उस मैनर में नहीं है जो लॉ ने डिसाइड कर रखा है, कोर्ट ने अपनी मर्जी से कर दिया, ठीक है. मान लेते हैं कि जज साहब थे भैया, पार्टी से मिले हुए थे, उन्होंने अगेंस्ट कोर्ट की पावर जाते हुए पार्टी के दूसरे फेवर में फैसला सुना दिया, तो क्या वो उस मैनर में होगा जो लॉ ने डिसाइड किया है? नहीं. तो यहाँ पे फॉर्मल एक्सप्रेशन में होना चाहिए, यानी कि उस मैनर में होना चाहिए जो लॉ के द्वारा निर्धारित किया गया है. सो गाइज, देज आर दी 5 एसेंशियल ऑफ अ डिक्री. इनमें से अगर एक भी एसेंशियल नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, तो वो ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा, पर डिक्री कंसीडर नहीं किया जाएगा. अब आप लोग बोलेंगे भाई ऑर्डर में और डिक्री में क्या डिफरेंसेस है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीजंस विच आर डिक्रीज, यानी कि कोर्ट के वो डिसीजंस जो डिक्री होती हैं. सो द फॉलोइंग डिसीजंस आर हेल्ड टू बी डिक्रीज. पहला है इसमें ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, यानी कि ऐसा ऑर्डर जिससे सूट को निर्धारित किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं डिक्री. डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड. कोई अपील किसी व्यक्ति ने फाइल करी और कोर्ट ने उस अपील को टाइम बार्ड, यानी कि निर्धारित समय में नहीं फाइल किया गया था, इस वजह से उसको डिसमिस कर दिया, तो उसको भी हम डिक्री कहेंगे. क्यों? क्योंकि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, जिसके खिलाफ अपील फाइल की गई, वो अपील ही कंसीडर नहीं की जाएगी, तो जो ऑर्डर था वो फाइनल हो गया, तो डिक्री कंसीडर किया जाएगा, है ना. थर्ड, डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस ऑफ प्रूफ. यानी कि भाई साहब, एक किसी ने अपील फाइल करी और जज साहब ने उसको डिसमिस कर दिया. क्यों? क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं थे, तो अपील जो है वो डिसमिस हो गई, तो जो फाइनल ऑर्डर किया था जज साहब ने, वो डिक्री कंसीडर किया जाएगा. फोर्थ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस. किसी व्यक्ति ने कोई प्लेंट फाइल करी और वो नॉन पेमेंट, कोर्ट फीस फाइल ना करने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको हम डिक्री कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट है ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंस्टॉलमेंट. यानी कि गाइज, अगर किसी व्यक्ति ने कोई इंस्टॉलमेंट ग्रांट करी जा रही है, उसका ऑर्डर किया है जज साहब ने, तो उसको भी डिक्री कंसीडर किया जाएगा. मॉडिफिकेशंस ऑफ स्कीम अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कोड की बात करें तो सीपीसी की बात कर रहा है. तो अगर 92 सेक्शन के अंडर किसी कोर्ट ने कोई स्कीम को मॉडिफिकेशन का ऑर्डर किया है, तो उसको भी डिक्री में कंसीडर किया जाएगा. लास्ट है ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल. यानी कि कोई ऐसा ऑर्डर किया है जिसके लिए अपील जो है वो मेंटेनेबल नहीं है. जज साहब ने मान लीजिए एक ऑर्डर, एक्स नामक ऑर्डर पास किया, जिसके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की जा सकती. अगर फाइल भी की गई है तो मेंटेन नहीं हो सकती, तो वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होगा, तो उसको डिक्री कंसीडर किया जाएगा. चलिए जी, वो कौन कौन से कोर्ट के डिसीजन हैं जिनको डिक्री कंसीडर किया जाता है, वो हमने देख लिया. तो अब हम देखते हैं कि कोर्ट के डिसीजन जिनको डिक्री कंसीडर नहीं किया जा सकता, उनको भी तो देखना जरूरी है ना. द फॉलोइंग डिसीजंस आर नॉट हेल्ड टू बी डिक्री. यानी कि ये जो फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं, इनको डिक्री में कंसीडर नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी बताऊंगा. पहला है डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट. अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपील फाइल की है, ठीक है, जिसको डिफॉल्ट की वजह से डिसमिस किया जा रहा है, तो भैया वो डिक्री में कंसीडर नहीं किया जाएगा. दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स. कोई केस है जिसने कमिश्नर को अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अकाउंट को मैनेज करने के लिए, सेटल करने के लिए. तो अगर किसी कोर्ट ने किसी कमिश्नर को अपॉइंट किया है अकाउंट को सेटल करने के लिए, तो वो जो अपॉइंटमेंट हुई है उस ऑर्डर को भी डिक्री कंसीडर नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिमांड. देखिए, मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी ना डिक्री की, उसमें मैंने आपको बार बार बताया कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए. तो इनमें से क्या किसी भी एग्जाम्पल में कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो रहा है?
क्या इनमें से किसी में भी केस को एंड होने की पोजीशन पे आ रहा है? रिमांड का ऑर्डर दे दिया, उससे केस को निर्धारित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, डिक्री नहीं है, केस तो चलता रहेगा ना। नेक्स्ट, ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ यानी कि केस खत्म होने से पहले कुछ जिसको रिलीफ दिया जाता है किसी व्यक्ति को, केस तो अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये भी डिक्री नहीं हुआ। रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट। किसी व्यक्ति ने कोई केस फाइल किया कोर्ट के अंदर, जज साहब ने उस केस को वापस कर दिया कि भैया इसको प्रॉपर कोर्ट यानी कि जो इसका कोर्ट लगता है वहीं जाकर इसे फाइल करें, वापस कर दिया। तो वापस किया क्यों? उसकी डिफ़ॉल्ट की वजह से, उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन की वजह से, तो वो भी डिक्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, डिसमिसल ऑफ सूट्स अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। तो अगर ऑर्डर 23 रूल 1 में भी कोई डिसमिस किया गया है केस, कोई सूट, उसको भी डिक्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। लास्ट है रिफ्यूजिंग टू वाइंड अप अ कंपनी। अगर किसी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए कोई ऑर्डर किया है किसने? कोर्ट ने, तो उस ऑर्डर को भी हम ऑर्डर कहेंगे, डिक्री नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वाइंड अप होने के बाद में जो केस है उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो केस जो है अभी उनके जो राइट्स हैं पार्टीज़ के वो डिटरमाइन नहीं हुए हैं, तो ये भी डिक्री में कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे कि किनको डिक्री कंसिडर किया जाएगा, किनको नहीं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस पॉइंट से रिलेटेड अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेशन हो गई, एसेंशियल्स हो गए, इसी के साथ साथ हमने देख लिया डिक्री के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिक्री, यानी कि डिक्री के प्रकार की। अब हम बात करते हैं कि डिक्री कितने प्रकार की होती है और क्या क्या होती है। सो बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिक्री। पहला है प्रिलिमिनरी डिक्री, दूसरा है फाइनल डिक्री, और तीसरा है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। तो चलिए इनको भी हम अच्छे से कवर करते हैं। पहला प्रिलिमिनरी डिग्री को हम पढ़ते हैं। वेयर एन एडजुडिकेशन डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड्स टू all or any of the matters in controversy in the suit but does not completely dispose of the suit, it is a preliminary decree. A preliminary decree is passed in those cases in which the court has first to adjudicate upon the rights of the parties and has then to stay its hands for the time being until it is in position to pass a final decree in the suit. इसका मतलब दोस्तों, प्रिलिमिनरी डिग्री की अगर हम बात करें तो इसको एलिमेंट्री डिग्री के नाम से भी, यही कह सकते हैं, एलिमेंट्री शब्द से भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी डिग्री की, तो प्रिलिमिनरी डिग्री जो होती है वो पार्टीज़ के राइट्स को तो डिटरमाइन करती है, पर वो पूरी तरह से केस को डिस्पोज या डिसाइड नहीं करती है। मान एक एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए एक केस फाइल किया गया, सूट फाइल किया गया कोर्ट में, पहला मैसने प्रॉफिट का और दूसरा पोजेशन का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो मैसने प्रॉफिट का केस है, उसी में पोजेशन मांगा गया है। अब जज साहब के पास में ये डिसाइड करना भी भारी है कि भैया पोजेशन देना है या नहीं देना है। ठीक है, जब पोजेशन तो देना है पर मैसने प्रॉफिट मिलना है नहीं मिलना, ये भी डिसाइड करने वाली बात है। तो जज साहब ने क्या करा, एक पहला फैसला सुना दिया कि भैया पोजेशन दे दो, मैसने प्रॉफिट देना है नहीं देना है बात की बात है। ठीक है, तो ये हो गई प्रिलिमिनरी डिग्री कि केस खत्म नहीं हुआ, कोर्ट ने उसके राइट्स डिसाइड कर दिए, है ना, एक पार्टी का राइट डिसाइड कर दिया, केस खत्म नहीं हुआ। तो ऐसी डिग्री जो पार्टीज के राइट्स को तो डिटरमाइन करती है, राइट को तो निर्धारित करती है, पर केस अभी खत्म नहीं हुआ, और जैसे ही ऐसी डिग्री जिससे केस खत्म हो जाएगा, केस डिसाइड हो जाएगा, उसको हम फाइनल डिग्री कहते हैं। उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार फाइनल डिग्री को भी। तो कोई भी डिग्री जो है वो फाइनल डिग्री 2 तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे? पहला, व्हेन विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड नो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द डिग्री और द मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट। यानी कि अगर किसी केस के किसी डिग्री के खिलाफ अगर कोई भी अपील फाइल नहीं की गई है तो वो डिग्री जो होगी वो फाइनल डिग्री होगी, तो उसे डिग्री कहा जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों का एग्जांपल बताया कि कोर्ट ने एक डिग्री दी, ठीक है जी, और दोनों पार्टीज ने उस डिग्री को मान लिया, उसके खिलाफ कोई भी अपील जो है वो फाइल नहीं की गई है, तो फाइनल डिग्री हो गई। हाँ, अगर उसके खिलाफ कोई अपील फाइल कर दी गई है तो वो फाइनल डिग्री नहीं होगी, वो कोर्ट का ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, व्हेन द डिग्री सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट पासिंग इट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, यानी कि जो डिग्री कोर्ट ने पास की है वो कंप्लीटली केस को जो है वो डिस्पोज कर देती है, निर्धारित कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो उस केस में भी उसको फाइनल डिग्री कहा जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि भैया राइट्स निर्धारित कर दिए पर केस खत्म नहीं हुआ, तो हो गई प्रिलिमिनरी डिग्री, और जैसे ही उसने केस भी डिस्पोज हो गया तो वो होगी फाइनल डिग्री। अब यहीं पर हमारे सामने इन दोनों के डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है कि प्रिलिमिनरी डिग्री जो होती है वो केस को पूरी तरह से डिस्पोज नहीं करती है, सिर्फ पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन करती है। वहीं अगर हम बात करें फाइनल डिग्री की, तो फाइनल डिग्री जो है वो केस को पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्पोज करती है। दूसरा, अगर हम बात करें इसके डिफरेंसेस की, तो प्रिलिमिनरी डिग्री जो है वो फाइनल डिग्री के बिहाफ पे नहीं दी जा सकती,
इसे ऐसे समझ लेते हैं कि प्रिलिमिनरी डिग्री जो होती है वो कभी भी फाइनल डिग्री पे बेस्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फाइनल डिग्री अभी तक आई नहीं है, पर फाइनल डिग्री जो होगी प्रिलिमिनरी डिग्री पे बेस्ड होकर आती है। तो यहाँ पर इनके हमने डिफरेंसेस भी देख लिए साथ के साथ। अब हम बात करते हैं लास्ट काइंड्स ऑफ डिग्री, जो कि है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। अ डिग्री में भी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल कब कंसिडर किया जाएगा भाई साहब? कब किसी डिग्री को हम पार्टली और फाइनल डिग्री कंसिडर करेंगे? तो इन अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मैसने प्रॉफिट। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि किसी ने भैया पोजेशन का सूट फाइल किया है मैसने प्रॉफिट के साथ। भैया पोजेशन तो लेना है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, साथ में मैसने प्रॉफिट भी लेना है। तो कोर्ट ने जो डिग्री पास की है, डिग्री पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो होगी फाइनल डिग्री और डायरेक्ट एन इंक्वायरी इनटू द मैसने प्रॉफिट। और मैसने प्रॉफिट के लिए भाई साहब जो कोर्ट ने इंक्वायरी बैठाई है वो होगी प्रिलिमिनरी डिग्री। अब आप लोग बोलेंगे भैया प्रिलिमिनरी पहले आई या फाइनल पहले आई, प्रिलिमिनरी बाद में क्यों आई? समझ में नहीं आया, समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। आप लोग बोलेंगे सर आपने अभी बताया कि फाइनल डिग्री जो होती है वो केस को डिस्पोज कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जज साहब ने ऑर्डर किया कि भैया ये पोजेशन जो है ए नामक व्यक्ति को मिलना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होने के बाद में अगर कोर्ट को लगता है कि भैया मैसने प्रॉफिट्स भी देना चाहिए उसको, तो उसके हक में दिया जाना चाहिए, नहीं तो नहीं दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो केस कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज ये केस आज खत्म किया जाता है। तो यहाँ पर फाइनल डिग्री हो गई क्योंकि केस खत्म किया जाता है, बट इंक्वायरी अभी भी बाकी है। इंक्वायरी होने के बाद में प्रॉफिट जो ट्रांसफर होना है वो अभी भी बाकी है, ठीक है। तो फाइनल डिग्री कौन सी हो गई? जिसमें पोजेशन ट्रांसफर किया गया प्रॉपर्टी का। और प्रिलिमिनरी डिग्री कौन सी हो गई? क्योंकि उसमें अभी काम बाकी है, वो अभी पार्टली अभी जज साहब ने ऑर्डर कर दिया पर उसे कंटिन्यू होना बहुत बाकी है। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी होगी, जब इंक्वायरी होने के बाद में पता लगेगा हमें प्रॉफिट देना है नहीं देना है, वो होना है, तो उसमें अभी काम बाकी है। तो पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल डिग्री ऐसे होती है कि जिसका कुछ पार्ट तो अभी हो गया, कुछ अभी होना बाकी है। आई होप डिग्री का जो भी आपका डाउट है इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि डिग्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंसेस होते हैं और डिग्री और जजमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हम लोग कवर करेंगे अपनी नई वीडियो में। क्योंकि अगर हम आज कवर करने बैठ जाते तो वीडियो और लंबी हो जाती। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। इस वीडियो का नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के PDF नोट्स का लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसी के साथ साथ गाइज हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे सारे नोट्स जो है वहाँ से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे नोट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, आप लोगों को मदद मिलती है, आपको लोगों को हेल्प मिलती है, और आप उस हेल्प के बदले हम लोगों को कुछ एप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे अपना अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ QR कोड भी लगा दिया है। आप चाहें तो QR कोड स्कैन करके या फिर उस गेटवे पर क्लिक करके अपना जो भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहें उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ना नहीं तो आप यूट्यूब पर जो ज्वाइन बटन है उस पर ज्वाइन पर टैप करके वहाँ से भी अपना कोई अमाउंट ट्रांसफ़र हमें कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, ताकि कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, फेसबुक पे फॉलो करके वहाँ पर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या तो चाहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कि आप लोगों को मिल सके हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट। धन्यवाद।